नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का बजट अभिभाषण आज भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में तख्तियां लेकर सरकार को वेल में उतरकर घेरा तो शिवपाल यादव ने विधानसभा के बाहर मोर्चा लिया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर यह साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह इस मुद्दे पर दो हाथ करेगी। विपक्ष ने कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत पर बुलडोजर पर भी निशाना साधा और कुल मिलाकर आज पहला दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ा। लेकिन एक बहुत अलग तरीके से विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट कर दिया कि वो बुलडोजर पर रहने वाला है, वो जाति जनगणना पर रहने वाला है, वो कमाई पर रहने वाला है, बेरोजगारी पर रहने वाला है और सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। विधायक हंगामा करते हुए नारे लगा रहे थे, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये जनता का पैसा खाते हैं, घपलेबाज सरकार चलाते हैं। इस तरह के नारे वो लगाते रहे। हंगामे के बाद सत्र को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग इन्वेस्टर समिट में लगाए पौधों को नहीं बचा पाए वह इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। ये बहुत सारे सवाल उन्होंने किए। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मंडी क्या बनाई? ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गांव, दोनों सरकारों यानी केंद्र और राज्य की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी है, कानून व्यवस्था विध्वस्त है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत से ही पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन शुरू किया और फिर विपक्ष के बाकी विधायक भी आ गए। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में सपा के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर बैठ गए। इसमें मुख्य रूप से जाति जनगणना और कानून व्यवस्था का मुद्दा इन तख्तियों पर लिखा हुआ था। इस दौरान मार्शलों के साथ उनकी नोकझोंक हुई, विधायकों के साथ नोकझोंक लपटा झपटी भी हुई और हंगामे के दौरान उस समय एक अजीब वाकया, एक अजीब स्थिति बन गई जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में कभी इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली। कवरेज जो शिवपाल यादव धरने पर बाहर बैठे थे उसका कवरेज करने के लिए जब मीडिया के लोग वहां गए तो मार्शल ने उनके साथ भी हाथापाई की। एक अंग्रेजी दैनिक के पत्रकार को चोटें भी आईं, कई लोग घायल हुए, कई पत्रकारों के गले पकड़े गए, हाथापाई हुई, बहुत सारे बवाल हुए। वो तस्वीर भी पत्रकारों के हाथापाई वाली दिखाई जाए। विधायकों की तस्वीर है जब मार्शल और विधायकों के बीच लपटा झपटी चल रही है। विधानसभा के गेट नंबर 1 पर शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा के विधायक बैठे थे तख्तियां लेकर और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाने के लिए मांग पर अड़ गए थे। मीडिया कर्मियों को भी वहां से धक्के मारकर दूर किया गया। कई पत्रकारों से भी हाथापाई की गई, पत्रकारों को चोटें आई जैसा कि मैंने बताया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आम आदमी की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हम सभी सदस्यों को अपने सुझाव और मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ये एक तरीके से विपक्ष को ये एक सीख दी है कि आपको इस तरह रहना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से हैं। वो तस्वीरें हैं, वो जरा विधानसभा के जो हंगामा हुआ है, हाथापाई हुई विधायकों के साथ में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों के जरा दृश्य इस वक्त दिखाए जाएं। ऑडियंस के साथ में मुझे लगता है दृश्य दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनमें आवाज़
किस तरह हल्ला गुल्ला बवाल हंगामा मचता रहा। ये वो दृश्य हैं विधायकों के साथ कि विधायक विधानसभा के अंदर गांधी प्रतिमा पर जाने के लिए अड़े हुए, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाने के लिए अड़े हुए, तो इस दौरान ये हल्ला गुल्ला मचा। एक तस्वीर और होगी जो पत्रकारों के साथ हाथापाई की गई, वो तस्वीर भी अगर उपलब्ध है तो दिखाई जाए। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनाते हैं और उसके जवाब में अखिलेश यादव का क्या जवाब था वो भी सुन लीजिए। एक सार्थक चर्चा को बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा। ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानी हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। विपक्ष के एक और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने भी सरकार पर हमला किया। जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की क्रांति झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, जिससे देश की गरीब, मजलूम, महिलाएं, किसान, आमजन की कमर टूट रही है। आज जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट का माध्यम बन गई है। सारा विकास काम ठप है। डबल इंजन सरकार जो झूठी वाहवाही लूटने के लिए अपनी पीठ थपथपाती, आज आजादी के बाद पहली सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति प्रतिष्ठानों को, विभागों को एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ का पुलिंदा तैयार किया, सफेद कागज पर काले अक्षरों में जो भ्रष्टाचार और बर्बाद कानून व्यवस्था से तैयार की स्याही से लिखा गया, ये झूठ का पुलिंदा महामहिम के अभिभाषण के लिए दिया गया। न ही इसमें कोई विजन था। जिस तरह की बातें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई वो सत्यता से बहुत दूर थी, कोसों दूर। न ही जो सरकार ने अपनी बात रखी, न ही उसमें रोजगार से संबंधित कोई विजन है, न ही किसी भी तरह की महंगाई को लेकर के कोई बात है। कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, अभी कुछ ही दिन पहले जो कानपुर में विध्वंस घटना हुई है, अभी तक सरकार उस पर कोई भी स्पष्टीकरण या कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस घटनाक्रम के एक और किरदार पत्रकार रहे हैं
जिनके साथ हाथापाई मैंने वो दृश्य देखे, किस तरीके से मार्शल उनका गला पकड़ रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, कैमरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? पत्रकारों को आप बाकायदे पास जारी करते हैं विधानसभा का, उन्हें बुलाते हैं कि आप कवरेज करिए। ऐसी कौन सी बात वो छुपाना चाहते थे जो पत्रकारों के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई? विशाल श्रीवास्तव बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये पत्रकारों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद विशाल श्रीवास्तव ने भी जो जानकारी दी है कि उनके साथ क्या घटना हुई। इस तरह के बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ मिस हैंडलिंग हुई है, मारपीट हुई है। सर, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में फोटो जर्नलिस्ट हूँ। आज सवेरे जब समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम लोग कवर कर रहे थे। वो हर बार विधानसभा में किसी न किसी का प्रोटेस्ट होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, जिसका भी होता है, कभी आरएलडी वगैरह सबका होता है। हम लोग कवर कर रहे थे। उतनी देर में मार्शल ने कहा कि मीडिया को यहाँ से हटाओ, और उसमें से एक है ब्लू कलर के वो पहने हुए थे, किसी के नाम की पट्टी नहीं लगी रहती तो हम लोग नाम नहीं जान पाते हैं, तो वो उन्होंने बहुत कायदे से इंटेंशनली घूसा मारा। मेरे मन ने कहा आप गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तब भी एक घूसा मारा, इससे मेरे को भी चोट लगी और कई लोगों को और उन्होंने मिसबिहेव किया। इवन मार्शल खुद खींच रहे थे फोटोग्राफर्स को और सबको। ये आज तक कभी हुआ नहीं है। मैं 95 से विधानसभा कवर कर रहा हूँ लखनऊ में ही, उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज तक के इतिहास का मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ इस तरह का मिसबिहेव किसी फोटोग्राफर के साथ या किसी मीडिया के साथ। वो दृश्य दिखाए जाएं, जिस दृश्य की गवाही वरिष्ठ पत्रकार विशाल श्रीवास्तव दे रहे हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए 95 से बता रहे हैं कि वो कवर कर रहे हैं। आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई। उनके चेहरे पर घूंसा मारा। क्या क्या छिपाना चाह रही थी वहाँ मार्शल? क्या छिपाना चाह रहे थे? क्या विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रहे थे, पत्रकारों की आवाज़ दबाना चाह रहे थे? और ये किसके इशारे पर हो रहा था, ये बड़ा सवाल है। वो जरा दृश्य दिखाए जाएं। ये वो दृश्य है, आप खुद तय कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी बदसलूकी, बदतमीजी की जा रही है। पत्रकारों के साथ में कैमरे घसीटे जा रहे हैं, घूंसे मारे जा रहे हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। अब देख लीजिए सीधे, अब देखिए ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? कौन सा ये है? कौन सी व्यवस्था है? ये देखिए तानाशाही, वर्दी पहन के ये मार्शल और जो लोग हैं वो तानाशाही कर रहे हैं पत्रकारों के साथ। हरदम पत्रकार जो विपक्ष का विरोध है, चाहे वो बीजेपी कभी होती विपक्ष में, उसका ही विरोध पत्रकार कवर करने जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, बसपा, वो करने जाते हैं। उनका काम है, तो उनका काम आप उन्हें करने नहीं देंगे। घूंसे मारेंगे मुंह में, चेहरे में घूंसे मारेंगे। इसका सीधे सीधे प्रमाण आपको दिखा कि अब लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ये गलत राह पर चल पड़ा है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब जाति जनगणना इस सदन में सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव वो तख्ती लेकर जाति जनगणना को लेकर वो बैठे थे। यही समाजवादी पार्टी और जो समान विचारधारा के दल हैं उनका यही मुख्य हथियार होगा, जाति जनगणना, जो मुश्किल पैदा करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में। और यही बार बार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तख्तियां जाति जनगणना को लेकर हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना शुरू करा दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाति जनगणना कराएं, सबको सम्मान, सबको अधिकार दिलाएं। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाति की जनगणना पर। उन्होंने कहा जाति जनगणना की मांग करने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी हफ्ते भर में ही अपने बयान से पलट गए हैं। आखिर भाजपा का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ ही गया है। वो बहुत सारी बातें इस पर स्वामी ने कही, और ये बात उन्हें कहने का मौका क्यों मिला? एक हफ्ते पहले केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि वो सहमत हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनकी पार्टी भी सहमत है। लेकिन ये ताज़ा ट्वीट उनका ये है कि जाति जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब क्यों नहीं कराया, तब क्यों ये बात याद नहीं है, तब मौनी बाबा क्यों बने हुए थे? ये सवाल उठा रहे हैं। इस पर बार बार मौर्य वर्सेस मौर्य, ये वास्तव में एक मूल है विधानसभा के अंदर का जो ये आज मूल तत्व है, और इसको लेकर जो जाति जंग एक तरीके से है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर राजनीति अगर जातीय खांचे में टूट गई तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। और यही बार बार विपक्ष सदन से सड़क तक यही करने की कोशिश भी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ये
जो विपक्ष है वो लगातार इसको जो जातियों के खांचे में जो तोड़ रहा है उसको लेकर विपक्ष को लगातार हमलावर है जो नेता हैं बीजेपी के, और केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं इनको लेकर। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार मंथन शुरू करेंगे। बिना किसी भूमिका के सीधे मेहमानों का परिचय, चूंकि भूमिका हम बना ही चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विजय खेरा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। विजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। ओबीसी मोर्चा के ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम लोटन निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। निषाद जी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गोस्वामी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी ने आज पूरे दिन विधानसभा में बिताया है और एक एक क्षण के साक्षी रहे हैं। प्रदीप जी बहुत सारी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। मैं आज चाहूँगा कि मंथन की शुरुआत प्रदीप जी से करूं। प्रदीप जी, आज चौथे स्तंभ के लिए बहुत खतरनाक दिन था। यहाँ तक लोग कह रहे हैं पत्रकार कि भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बहुत सारे पत्रकारों के चेहरे पर घूंसे मारे गए, उन्हें पीटा गया, गला दबाया गया, ये भी घटना है। लेकिन चलिए, हम लोग तो इसीलिए बने ही हैं, मार पीट कर मार खाने के लिए बने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मूल जो विधानसभा में आज जो प्राण तत्व था, मूल तत्व था, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, शोर शराबे के बीच ही उनका अभिभाषण रहा और किसी ने झूठ का पुलिंदा बताया, किसी ने कुछ बताया, कहा मूल मुद्दे तो है ही नहीं, महंगाई है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, जाति जनगणना है नहीं। बुलडोजर को अखिलेश यादव ने कहा कि आप जिसको बुलडोजर दिखा रहे हैं तो क्या निवेश होगा। बुलडोजर भी आज विधानसभा में एक मुद्दा विपक्ष ने बनाने की कोशिश की। प्रदीप जी। विजय जी, सबसे पहले जो एक आज शर्मनाक घटना घटी, हम थोड़ा ऊपर प्रकाश जरूर अपने दर्शकों के लिए डाल दें कि आपको बता दें कि हम उस पूरे मंजर के हम गवाह हैं खुद, या हम यूं कहें कि हम खुद भुक्तभोगी हैं तो शायद गलत ना होगा। अमूमन हम लोग करते क्या है कि जब विपक्ष के नेता नीचे उतरते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, जब और विपक्ष की भूमिका निभाती थी, ये लोग बाहर निकलते थे, हम लोग उनको कवर करते थे और बाइक वगैरह लेते थे, उनसे बात करते थे। यही परंपरा पिछले 4 दशक से चली आ रही है। 3 साढ़े 3 दशक हो गया मुझे भी इसको कवर करते हुए, और आज भी वही परंपरा दोहराई जानी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक निकल करके मूर्ति पर आने जा रहे थे, वो वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग कवर करते हैं, बाइट करते हैं, बाइट चलाते हैं, उसके बाद में वो धरना प्रदर्शन अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन आज क्रॉस की जो स्थिति बनी, मुझे लग रहा कि कहीं कुछ कंफ्यूजन था। उसके बाद चूंकि आज बजट सत्र था, साल का पहला दिन था और राज्यपाल को आना था। मुख्यमंत्री तो यूं तो पिछले गेट से आते हैं, 8 नंबर गेट से आते हैं, लेकिन राज्यपाल 1 नंबर गेट से आती है क्योंकि उनके मान सम्मान की बात होती है और उनके लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया जाना था। ये बात उन लोगों को बता देनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहली बात तो वहां से निकलने नहीं दिया गया, गेट से नहीं निकलने दिया गया, और फिर वो जबरदस्ती करके जब गेट से निकले विधानसभा के गेट नंबर 1 से, तो हमने वहीं पर उनसे बात करने की कोशिश की और मनोज पांडे हमें दिखाई दिया। हमने मनोज पांडे से बात किया और मनोज पांडे के से बात करते करते एक सुरक्षा कर्मी ने हमें पीछे पूरी तरीके से ढकेल दिया और बुरी तरीके से ढकेल दिया। फिर और हाँ, उसके बाद फिर धक्का मुक्की होने लगी। उसी में धक्का मुक्की के बाद में फिर मैंने भी उसको अपोज किया कि भाई ये गलत कर रहे हैं, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग कवरेज कर रहे हैं और ये हमेशा का ही काम है। खैर हम तो लेफ्ट ओर थे, राइट और दाहिनी ओर से तमाम सारे पत्रकार थे, नाम ले सकते हैं, वीरेश पांडे थे जी न्यूज के, तमाम सारे चैनलों के, और ये श्रीवास्तव भी जो इंडियन एक्सप्रेस के थे, वो सारे फोटोग्राफर भी थे, वो कवर करे थे। उनको फिर ये सुरक्षा कर्मियों को ये लगा कि ये धरना अभी देर तक चलेगा और अगर देर तक चला और राज्यपाल आ गई तो उनकी व्यवस्था सारी चौपट हो जाएगी। उन्होंने कोशिश किया कि पत्रकारों को पीछे ले जाया जाए, लेकिन उनका जो रवैया था, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, उनका जो रवैया था वो कतई भी उचित नहीं था। पूरी तरीके से ढकेलना और बाहर की तरफ भगाना कि आप बाहर निकल जाइए, गेट के बाहर निकल जाइए, जैसे लगता है लठियाते हुए लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। दृश्य दिखे प्रदीप जी, दृश्य दिखे वो जी। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम था और फिर इसके बाद सारे दृश्य सारे दिखाई दे रहे हैं।
खुद वो दस्त गवाह हैं कि कैसे उनको हटाया गया वहां से। तो उसके बाद फिर खैर अच्छी बात ये रही कि आला अधिकारी आए और सूचना विभाग के निदेशक स्वयं आए और सब उनका रिगार्ड करते हैं, वो भी सबका रिगार्ड करते हैं। तो उनके आने के बाद जाकर के स्थितियां अनुकूल हुई और फिर चीजें सुचारू रूप से चली। उसके बाद हंगामा होता रहा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कहा था कि ये 10 बजे तक चलेगा, 10 बजे के बाद धरना खत्म हो जाएगा और हम लोग अपनी जगह चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वही हुआ, फिर सारा मसला सुलझ गया और विधानसभा में सारे लोग चले गए। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने एक तो बाहर प्रदर्शन किया शिवपाल की अगुवाई में और अंदर अखिलेश की अगुवाई में वहां पर धरना प्रदर्शन हुए। तो ये कुल आज का मंजर रहा जो देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने प्रदीप जी क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की और क्या क्या मुद्दे लेकर वो जा रहे हैं विधानसभा में, जो 6 मार्च तक चलने वाली है विधानसभा? जी दुर्गेश जी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना। जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के सरकार आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने कह दिया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। केंद्र की सरकार पहले ही मना कर चुकी है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भी रोहिणी आयोग उसका बनाया गया था, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। जातीय जनगणना का पेच बड़ा बुरा है और इसीलिए केंद्र की सरकार इससे लगातार बचने की कोशिश कर रही है। बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन शायद वो पार्टी लाइन से अलग था और उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी। आज वो पलट गए अपने बयान से। हाँ, अपनी बात से वो पलट गए और अब वो कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। दरअसल जातीय जनगणना का पेच समझने की जरूरत है। पेच यहाँ पर यह है दुर्गेश जी कि अभी कहा जाता है कि 55% पिछड़ी जातियां ओबीसी की जातियां हैं और उनको 27% आरक्षण मिल रहा है। जातीय जनगणना का मतलब ये कि 55% से बढ़कर के अगर ये 60 और 65% हो जाते हैं तो जो कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसकी मांग की जाएगी और ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी, क्योंकि अगर वो आरक्षण नहीं बढ़ाती है तो मुश्किल है, क्योंकि पिछड़े ही उनका बेड़ा पार कर रहे हैं, और अगर आरक्षण बढ़ाती है तो फंस जाएगी, क्योंकि दलित और सवर्ण नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल ये बड़ा पेच है प्रदीप जी। ऐसा लग रहा है कि मुझे ये अपने आप में एक बड़ा पेच साबित हो रहा हो, इसीलिए शायद जातीय जनगणना से लोग पीछे, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें थोड़ा 2 कदम पीछे हट रही हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों जगह समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को मुख्य हथियार बनाकर पेश कर रही है और 2024 में समाजवादी पार्टी ने संकेत आज विधानसभा में साफ कर दिए कि यही उनका मुख्य हथियार बीजेपी के खिलाफ होगा और बीजेपी इस हथियार का मुकाबला कैसे कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपनिंग कमेंट गोस्वामी जी का लेते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाएंगे और पूछेंगे कि भाई क्या हिचकिचाहट है, क्या दिक्कत है। इस बीच एक और मेहमान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि चौधरी और राम लोटन निषाद साहब ओबीसी मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों को एक बार फिर स्वागत। और गोस्वामी जी से मेरा ये सवाल कि आज की विधानसभा की स्थिति परिस्थिति पर आपका ओपनिंग कमेंट। दुर्गेश जी, पुलिस के द्वारा पत्रकारों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार की, कहीं मारपीट की घटनाएं तो अक्सर जब कभी होती रहती थी, लेकिन लगभग 4 दशक मुझे भी विधानसभा को कवर करते हुए, वहां पर उसको समाचार संकलन करते हुए मेरे भी बीत गए। लेकिन कभी भी विधानसभा के अंदर इन सुरक्षा कर्मियों ने, ये जो गार्ड हैं, इन लोगों ने शिष्टता ही बरती। ये शायद पहला अवसर है, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद शायद पहला ही अवसर है ये, निश्चित रूप से, कि जो मीडिया कर्मियों के साथ इस ढंग की अभद्रता की गई। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं दुर्गेश जी कि विधानसभा में एक बार माइक चले थे और बड़ा धुंध कटा था, जिसकी कि हमेशा चर्चा भी होती है। याद है वो दृश्य, याद है अभी भी आंखों के सामने। जी, मैं जी तो उस समय हुई थी। और जब ये चले थे तो उस समय मीडिया कर्मी, हम लोग बैल के अंदर चले गए, जहां हम लोग नहीं जा सकते, प्रतिबंधित है, या जो नियम है, नियम के तहत अंदर नहीं जा सकते हैं।
लेकिन उसको चूंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी और उसको कवर भी करना था, तो हम लोग चूंकि बैठे थे उसके बगल में ही गेट है अंदर जाने के लिए, तो कुछ लोग अंदर भी चले गए। लेकिन कभी किसी चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों उस समय, मैं उस घटना की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, तो उस समय चाहे गार्ड रहे हों, किसी ने अभद्रता नहीं की। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि नहीं आप कृपया अंदर रहें, बाहर रहें, अंदर नहीं जाइए। लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि कवर करना था, ये हमारी जरूरत भी थी, जिम्मेदारी भी थी, तो वो अनाधिकृत चेष्टा हम कह सकते हैं कि वो अनाधिकृत चेष्टा थी। लेकिन अनाधिकृत चेष्टा के बाद भी ठीक बात, सुरक्षा कर्मियों ने कोई अशिष्टता नहीं की, कोई अभद्रता नहीं की, मारपीट नहीं की, धक्का मुक्की नहीं की। और आपके जो संवाददाता प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, इनको तो बुरी तरीके से धक्का दे दिया। मैं तो ये चूंकि शिष्ट हैं और इन्होंने अभद्रता नहीं की, शायद और होते। एक घटना मुझे वो भी याद है कि विधानसभा में एक मंत्री ने अभद्रता कर दी थी, तो उस समय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रदीप जी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहां मतलब अभद्रता का जवाब पत्रकारों ने इतना जबरदस्त दिया कि उसके बाद मंत्री को माफी मांगनी पड़ी और वहां से वो भागा उल्टे पैर। ये एक दौर था। मुझे लगता है कि किसी भी शासनकाल में, चाहे बसपा का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, सपा का रहा हो, किसी का भी रहा हो, पत्रकारों के साथ कभी अशिष्टता नहीं हुई। लेकिन इधर ये देखने को मिल रहा है कि इस शासनकाल में पत्रकारों के साथ इस ढंग की दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके साथ एक मतलब कवरेज करना है तो हमारे हिसाब से करो, नहीं करना है तो तुमको धक्के देके बाहर निकाल देंगे, ये स्थिति पैदा हो गई है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि विपक्ष और पत्रकारों दोनों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं गोस्वामी जी, मैं विजय खेरा जी के पास जाऊंगा। विजय जी से मेरा यही सवाल है कि एक तो मेरा पहला सवाल है कि जाति जनगणना में दिक्कत क्या है? आपके नेता पहले बयान देते हैं, पीछे हट जाते हैं, और आज विधानसभा में तख्तियां लहराकर अखिलेश यादव ने अपनी मंशा जता दी है। एक तो ये, और दूसरी, अगर इस घटना में कोई आप निंदा करना चाहें, कोई जरूरी नहीं है। विजय जी अनम्यूट करिए। अखिलेश, आवाज है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए विजय जी। देखिए, अखिलेश यादव जी की क्या मंशा है वो तो इनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में छिपी हुई है, इनकी हरकतों में छिपी हुई है। लोकसभा में जब इस बात को उठा था सवाल अति पिछड़ों के लिए, तो सबसे पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कागज फाड़ के फेंक दिए थे। उनके सारे एमपी शोर मचा के कुएं में आ गए थे। भूलिए मत ये बातें। अच्छा, जब भी शासन में हिस्से में थे, बिल्कुल सही है, आप उंगली न हिलाइए, अब यार दिखा देंगे टीवी पे आपको। दूसरी बात यह है, जब खुद मुलायम सिंह जी केंद्र में सत्ता में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, क्या उन्होंने कभी चर्चा की इस बात की? नहीं की। कितने बार वो तीन बार मुख्यमंत्री बने, कभी उन्होंने बात उठाई? नहीं उठाई। क्योंकि इनको भी ये डर सताता रहता है कि अति पिछड़े अलग अलग होके उनका सामने डाटा जब आ जाएगा अगर, तो इनका बद पिट जाने वाली है। तो उनके साथ इन लोगों ने क्या किया? मैं कहता हूं पहले इसी में हो जाए। इन्हें कराना है तो कितने सरकारी नौकर में आपने किस जाति के लोग लगाए, हो जाए इस पर। हम नहीं चाहते कि इस तरह के डिस्प्यूट पैदा हो, हम चाहते हैं एकता बने। हम लोग सभी चाहते हैं आप और हम सब के जाति व्यवस्था में और कमी आए। आप चाहते हैं उसको बढ़ाओ, क्योंकि आप वोट बैंक बनाएंगे, वोटों के लिए राजनीति करना है। आपका 1 पॉइंट टारगेट है, देश जाए भाड़ में, शासन जाए भाड़ में, हमें किसी तरह से गद्दी मिल जाए, चाहे लड़ा के मिले, चाहे इकट्ठा करके मिले, चाहे जातियों को बांट के मिले। जब आपका मुस्लिम फैक्टर फेल होगा, यादव फैक्टर फेल हो चुका है, तो आप नए फैक्टर की तलाश में रहते हैं। फिर आपने रामचरितमृत शुरू करा दी स्वामी प्रसाद मौर्य से। अभी रामायण के लिए हिंदू और मुस्लिम में कुछ हो जाए, झगड़ा फगड़ा, तो हमारी बात बन जाए, वो बात बन नहीं पाई। अभी इस पे शुरू हो गए। इनको एक डिवाइड ही करना चाहते हैं, ये दैट इज 1 पॉइंट प्रोग्राम। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का डिवीजन हो। गणना हुई थी, गणना आपको मालूम है 2011 में हुई, और उसके बाद 2015 में मोदी सरकार के सामने ही वो पेश की गई। पेश जब की गई तो उसमें 2 करोड़ से ज्यादा गलतियां पाई गई। पहले 8 करोड़ पाई गई, फिर उनको रेक्टिफाई किया। तो आप सही वाला करा लीजिए ना, वो तो गलतियों के पुलिंदा सरकार थी ही कांग्रेस की, ये तो तभी जनता ने उखाड़ फेंका। आप सही वाली करा लीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? सिंह जी के समय में हुई थी गणना, 8 करोड़ गलतियां पाई गई। उसमें से फिर 2 करोड़ बची, 6 करोड़ को रेक्टिफाई किया, तब जाके 2015 में हुआ। ये गणना एक तो आसान नहीं है, गलत फहमी होगी, स्टेट सरकार करेगी, इससे कोई लाभ होने वाला है तो बता दीजिए हमें, ये लाभ होगा। मंडल कमीशन में जब आया था तो 42% की बात हुई थी, वही गणना 2006 पे गई, वो भी ये थी 41 पॉइंट समथिंग की बात करना भी सिर्फ। तो मैं इन सब बातों से आप
अगर चाहते थे वाकई तो कभी ठीक बात है। मैं शशांक यादव जी के पास जाता हूं और पूछ लेता हूं उनसे। विजय जी, शशांक जी, विजय जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई नेताजी चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रतियां वही फाड़ते थे। अब उनके पुत्र अखिलेश जी को याद आ रहा है, सदन में वो लहरा रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अनम्यूट करिए शशांक जी। जी सर, आइए बस। हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। कह रहे सर ये अखिलेश जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। लाइन क्लियर कट है। और नेताजी के लिए जो कहा गया, जिस बात को कह रहे हैं, खेड़ा साहब हो चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, कैसे बातों को जलेबी बनाया जाता है, बड़ा खूबसूरती से हम लोगों को सीखते हैं इन लोगों से। क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। 3 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अभी आपका उत्तर प्रदेश का नगर पालिका का चुनाव खाली इस आधार पर हटा कि आपका कोई बैकवर्ड का कोई एम्पेरिकल डाटा नहीं था, और आपने आयोग बनाया और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जातिगत जनगणना करा के और आयोग की सिफारिशें करेंगे। आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह स्टैंड लेते हैं, आप नगर पालिका के चुनावों में बढ़ाने के लिए ये चीज कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हम जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी स्टैटिस्टिशियन हो, कोई भी स्थिति करने वाला हो, वो बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक आंकड़े नहीं होंगे वेलफेयर स्कीम्स प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकती है। और जातिगत जनगणना कास्ट सर्टिफिकेट तो आप ही जारी कर रहे हो। कास्ट सर्टिफिकेट एक व्यवस्था है, तो फिर कौन सी बुराई है कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर हम मांग कर रहे हैं और उस मांग पर एक समर्थन है, और उस मांग के समर्थन में क्या कारण है, कौन से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे? खेड़ा साहब ये बताया कि अगर जातिगत की जनगणना हो जाएगी, आप बार बार कहते हैं कि करें सामाजिक विघटन हो जाएगा, कह तो रहे हैं आप, सुनिए। सामाजिक विघटन हो जाएगा तो एक काम तो खेड़ा जी बड़े आराम से कर सकते हैं कि जाति खत्म कर सकते हैं। एक्ट ले आए कि कोई भी आदमी जाति का यूज ही नहीं करेगा, किसी भी रूप में ले आए जातिगत की, कोई जाति का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, खत्म हो जाएगी कहानी। कोई भी आदमी कुछ नहीं कह पाएगा। लीगली आप कर सकते हो। जब आप किसी को भी दलित नहीं कह सकते हो, SC/ST का एक्ट आ गया, कोर्ट अगर चाहे, अगर कानून चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है। एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि जो आपको कोई भी अपना पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि जातिगत जनगणना होने के बाद ही स्थितियां स्पष्ट होगी कि कौन सा किस वर्ग को कितना लाभ मिलना चाहिए। शशांक जी, आप लोग इस मुद्दे से डरा क्यों रहे? बीजेपी को डराने की कोशिश क्यों करते हैं आप? एक सेकंड दीजिए। नहीं, डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। मैं कोई डराने की नहीं, खेड़ा साहब पूरा बोल रहा, मैं खाली कर डराने की जो दुर्गेश जी आपने पूछा है कि डराने की कोशिश नहीं सर। बड़ा सीधी सी बात है कि जो परिस्थितियां निकल के आ रही है, उन परिस्थितियों में आज की तारीख में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जो पढ़ा लिखा लड़का है उसके पास तक जानकारियां हैं। 8 साल में उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या माइनॉरिटी का प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है, नंबर ज्यादा होने के बावजूद नॉट फाउंड सुटेबल करके बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोग साइडलाइन किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये डिमांड रुकने वाली नहीं। ठीक बात है। विजय खेड़ा जी, मैं खाली एक लाइन का उनसे प्रश्न करता हूं, जवाब ले लीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। आप ये बता दीजिए, जाति गणना के बाद अति पिछड़ों को आप उनका कोटा देंगे? अपना अपने करवा दीजिए, हम तैयार हो जाएंगे कल। बड़ा सिंपल सा है सर, हम तो सीधे कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, जिसकी जो हिस्सेदारी उसको वो भागीदारी दे दीजिए। ठीक बात है, ठीक बात स्टैंड है, क्लियर कट। ठीक बात है। अब मैं रवि चौधरी के पास जाऊंगा। रवि चौधरी, चूंकि इनकी सरकार ने जाति जनगणना कराने की कोशिश की थी, मतलब की थी 2011 में, और अभी खेड़ा साहब ने बताया कि 8 करोड़ गलतियां, तो भाई आप लोगों को तो लग रहा मनसा ही नहीं थी इसे लागू करने की। 8 करोड़ गलतियां करके कौन सुधारेगा? मोदी जी 4 बार नहीं 6 बार प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब भी नहीं सुधार पाएंगे। बोलिए रवि जी। अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। टीवी क्या मेरी आवाज आ पा रही है? मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ बोलिए जी। देखिए, जहां तक भाजपा की मंशा की बात है और जिस जातीय जनगणना की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें डर किस चीज का है भाजपा को? भाई, जातियों के आधार पर अगर पहले सर्टिफिकेशन हो रखा है, जातियों के आधार पर संविधान में जगह दी गई है, उस जातियों के आधार पर नियुक्तियां भी दी जाए।
जातियों के आधार पर जो अभी बात आ रही थी कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, तो इसको निभाया क्यों नहीं जाता किसी की भी। मैं एसटी एसटी ओबीसी पर मेनली आ जाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा रेशो यही आता है जातिगत के अंदर। अब उस रेशो को अगर हम बात करते हैं नौकरियों में लाकर, तो भाजपा वहां पर बिखरने लगेगी, क्योंकि नौकरियों में रिश्तेदारी की बात आती है तो कहीं पर टिकता ही नहीं है। जिस 80% लगभग 80% समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मेनली जनगणना की बात हो रही है आज, और जिसका भाजपा को डर लग रहा है जनगणना कराने से, तो मैं इसका कारण सबसे बड़ा बता देता हूँ कि जो पिछली सरकारें गई उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके जाने के बाद में जब राजभवन की जिस तरीके से शुद्धिकरण करा जाता है, उस शुद्धिकरण के अंदर कहीं ना कहीं डर, जिस थीम को लेकर भाजपा चलती है, भाजपा चलती है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, बहुत बड़ा एजेंडा है इनका, जिसको सबसे आगे रखते हैं। आज भी हिंदू राष्ट्र की कभी कोई बाबा आवाज उठाता है, कभी इनके नेता आवाज उठाते हैं, कभी मंत्री आवाज उठाते हैं, लेकिन उस वाले इनके एजेंडे में ये जो कास्ट वाला फैक्टर है ये हावी वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरे देश को जोड़ता है और जातीय एजेंडा जातीय संघर्ष पैदा करेगा। खेरा जी बता रहे हैं। सर संघर्ष कैसे पैदा करेगा? जाति का संघर्ष तो उन्होंने पहले कर दिया। जब दो अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री सीट से उतरते हैं तो उस राजभवन को अशुद्ध माना जाता है, तो वो किस आधार पर माना जाता है? देश को एक ठीक बात है। मैं रामलोटन जी के पास चलता हूँ। रामलोटन निषाद ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रामलोटन जी, ये दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव ऐसा क्यों करना चाहते हैं और भाजपा क्यों हिचकिचा रही है? वो सवाल कर रहे हैं कि भाई इससे तमाम होंगे और ये संभव ही नहीं है, तमाम जो समाज में तमाम इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रामलोटन जी देखिए सर, मैं पहले जो है कि एज ए रिपोर्टर पत्रकार के लिए पहले बात करूंगा कि आज जो विधानमंडल दल की बैठक होने वाली थी, आज जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, बड़ी ही शर्मनाक हुई है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को, जो लोकतंत्र के चार स्तंभों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, हम पत्रकारिता जब 92 में कर रहे थे तो उस समय हम लोगों को यही पढ़ाया गया था, चमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हत्या कर रही है, हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ जो धक्का मुक्की हुआ, थपेड़े मारे गए, कोई कंफ्यूजन रहा होगा ना। प्रदीप जी ने कहा किसी कंफ्यूजन में हुआ होगा भाई। नहीं सर, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। ये तो पत्रकारों का हुआ। दूसरी बिंदु ये जो है कि आज जाति जनगणना की उभर रही है, तो डॉक्टर राम निषाद 2009 से ये मांग करता रहा है कि भाई जब SC ST की जनगणना करा सकते हो, 2011 में सोशियो इको कास्ट यानी कि सामाजिक, जातिगत और आर्थिक जनगणना कराई गई। 31 अगस्त 2015 को जब जो वो मोदी जी जो अपने कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और पिछड़ी बस होगा, वह जब कास्ट सेंसस घोषित करते हैं, तो जब SC ST की जनगणना रिपोर्ट उजागर करते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर के साथ साथ ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की करते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने आज बहुत जोरदारी के साथ ये मुद्दा रखा कि जातीय जनगणना सरकार कराए और सबको सम्मान और सबको स्वाभिमान और उसका हक मिले। इस मुद्दे को लेकर भयंकर हंगामा हुआ, जगह लगातार विधानसभा नहीं चलने दी और राज्यपाल का अभिभाषण भी शोर शराबे के बीच ही हुआ। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर का भी मसला उठाया और कहा कि भाई जब बुलडोजर के कारण एक माँ बेटी जलकर मर जाती है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके यहाँ लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? क्या बुलडोजर दिखा के इन्वेस्टमेंट होगा? ये सवाल उठाया है और राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा विपक्ष ने बताया है। ये बहुत 2-4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मंथन में अभी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता निषाद साहब ने इस बात को बहुत जोरदारी के साथ में रखा कि भाई जब आप धार्मिक आधार पे जो गणना है उसका परिणाम सामने आ जाता है, बता देते हैं कौन धार्मिक अल्पसंख्यक है, कौन क्या है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? विजय खेड़ा जी 10 सेकंड में आपसे हम जवाब चाहते हैं, फिर मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के पास जाऊंगा।
विजय जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है, अभी रामलोटन निषाद ने सवाल उठाया कि जब धार्मिक अल्पसंख्यकों की जानकारी दे दी जाती है, धार्मिक आधार पर जो गणना है उसकी जानकारी बाकायदे दी जाती है, तो फिर जातीय जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? इसमें कहाँ पे समाज टूट जाएगा? जब धार्मिक आंकड़े पेश करने से समाज नहीं टूटा, समाज हमारा इतना मजबूत है, ताना बाना मजबूत है, तो जाति फिर कहाँ दिक्कत होने वाली है? देखिए, धार्मिक गणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें तय होना था है कि अल्पसंख्यक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसमें धर्म कौन सा धर्म अल्पसंख्यकों के लिए आएगा, माइनॉरिटीज के लिए। तो वो उसके बगैर, अब जैसे आज झगड़ा इस बात का चल रहा है कि कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो दे शुड बी डिक्लेयर माइनॉरिटीज। अब ये सवाल बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनको माइनॉरिटीज के अधिकार नहीं मिल रहा है, बिल्कुल अलग है, उसको इससे कभी तुलना किया ही नहीं जा सकती। दूसरी बात है, अगर ये अच्छा है और अच्छा आप समझते हैं, उसके बेनिफिट हैं, तो उसकी बात करिए आप कि ये फायदे हैं। आप फायदे की तो बात करेंगे नहीं, आप तो वोट बैंक की बात करेंगे, हमें मिल जाए। हर कास्ट का आदमी ये चाहता उसका वोट बैंक उसे मिल जाए। अति पिछड़े बीजेपी भी ये चाहती है। खेरा जी, बीजेपी कौन सा माला जपने के लिए बैठी, वो भी सत्ता के लिए राजनीति कर रही। बीजेपी भी ये चाहती है, ओबीसी के दम पर ही सत्ता में है। नहीं, हमने बीजेपी किस लिए कर रही वो तो दिखाई दिया है, योगी मोदी दोनों ने दिखा दिया ना। दोनों के पास कुछ है ना, कुछ उन्हें चाहिए ना कुछ था, सब कुछ त्याग है उनका तो दोनों का। और दोनों नेता हमारे कब तक चलेगा सर? अरे रुक जाओ एक मिनट, चोरों की तो बात अभी खुल जाएगी पोल। उनके पास तो नहीं, उनका तो सारा पैसा दान कर देते हैं। बोलने से क्या होता है? अभी अडानी बोल लो, इंडगान बोल लो, सब बोल लो, आप सारे जितने बोल लो, फिर भी मोदी के पास 200 रुपए नहीं निकलेंगे। समझे आप किस दुनिया में जी रहे हैं? जो सच है उसको तो ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। विजय जी आप कंप्लीट करिए जल्दी से अपनी बात। मैं खाली ये कह रहा था, उनका उससे कोई लाभ नहीं है। आपने कहा बिल्कुल नहीं करते हैं। गरीबों के लिए उन्होंने कर दिया, किसानों के लिए उन्होंने कर दिया, हर तबके के लिए कर दिया है। जो कभी नहीं हुआ उन लोगों के लिए वो हो रहा है, वो तो छोड़ दिया। इसलिए बार बार चुनाव जीत रहे हैं और फिर जीतेंगे, अभी फिर जीतेंगे, उसी मेजोरिटी से लोकसभा में आएंगे, आप देख लेना। 80 के 80 हम लोग तो देखेंगे ही, और शशांक यादव भी देखेंगे, जो बहुत बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, ये भी देखेंगे। शशांक यादव बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो गणना करना चाहते हैं वो इतना करते हैं, क्या इस बात के लिए तैयार है किस जाति के कितने लोग नौकरी में हैं ओबीसी में? फिर कोटा लोगे उनको हटा के? अगर हाँ बोल दिया तो मैं बोलता हूँ, मैं इस विजय जी अब जरा शशांक यादव को मौका दे दीजिए। विजय जी, शशांक यादव बोलिए। बड़ा एक ही बात को रिपीट किया खेड़ा साहब ने, हम तो ओपनली बोल रहे। भर्ती की अपनी जाति के बताओ। अरे वो भी आपके पास रिकॉर्ड, आपकी डबल इंजन की सरकार है, सारे रिकॉर्ड सारे बात आपके पास है। आप ओपनली कर सकते हैं ना, आप श्वेत पत्र ला सकते हैं कि किसके कितनी जाति है और कितना है, उसमें भी आपको इंपेरिकल डाटा के लिए जाति में आगा। मैंने यहाँ पर केवल 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए दुर्गेश जी डिस्टर्ब किया, माफी चाहता हूं। मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके की सारी बातें चल रही हैं, जो आपने अखिलेश जी को कोट किया कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जब बुलडोजर से जो वो नहीं हो पा रहा तो निवेश नहीं आ पा रहा है, इन सारी चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना मुझे लग रहा है दुर्गेश जी आप करेंगे जरूर उस पर डिबेट, वो भी इन्हीं परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। 2.5 लाख 10 करोड़ से ऊपर की हाई नेटवर्थ के इंडियंस इस साल हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। पिछले 8 साल में 12 लाख लोग। ये देश को बता रहा है कि, और वो सिर्फ 3 बातें कह रहे हैं कि इस देश में व्यापार करने लायक नहीं है, इस देश में शिक्षा इस लायक नहीं है और स्वास्थ्य इस लायक नहीं है। ये डायलॉग जब कभी कुछ बॉलीवुड के स्टारों ने बोला तो बीजेपी ने तहलका मचा दिया था। आज 2.5 लाख लोग 2022 में देश छोड़कर, जो 10 करोड़ से हैसियत के, वो नागरिकता स्वेच्छा से छोड़कर जा रहे हैं। इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और जनता की आवाज को समझे, और एक बहुत बड़ा हल हो सकता है जातिगत जनगणना के आधार पर। लोगों को एक अपना इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको लगेगा कि हमारी भी कोई वॉइस है, क्योंकि आज का लड़का वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है, क्योंकि आरक्षण या जाति की भागीदारी सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है। सत्ता में भागीदारी चाहता है हर वर्ग, जिसका देने का तरीका जातिगत जनगणना। ठीक बात है। मैं प्रदीप विश्वकर्मा जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, अखिलेश इसको बार बार क्यों उठाना चाहते हैं और बीजेपी क्यों कह रही है कि भाई इससे समाज टूट जाएगा? बिल्कुल विशुद्ध पॉलिटिकल सवाल है और आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। दर्शकों को सीधा बताइएगा, गोल मोल नहीं। प्रदीप जी।
आपकी आवाज मिल नहीं रही प्रदीप जी, अनम्यूट करिए। जब धार्मिक जनगणना हो सकती है और जब SC/ST की जनगणना हो सकती है, हम आपको बता दें कि अभी जब जनगणना होती है तो उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भी जनगणना होती है, और बाकी लोगों की जब जनगणना हो सकती है तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है, ये अपने। लेकिन पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, कुछ सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी से डर क्यों रही है? डर इसी बात का है कि अगर इनकी संख्या ज्यादा निकल आई और उनका रिप्रेजेंटेशन कम है तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं पिछड़ों ने 2014, 2017, 2019, 2022 की सरकारें बनाई। ये भाजपा को मुश्किल में डाल सकता है और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनको जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, जब SC/ST की जनगणना हो सकती है, जब धार्मिक आधार पर जनगणना हो सकती है, तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं? मेरा सवाल कांग्रेस के साथ भी है कि अगर भाई आप 2004 से लेकर के 2014 तक थे, आपने बहुत कुछ दिया यहाँ पर, तो लेकिन उसमें जनगणना क्यों नहीं कराई? और खेरा साहब ये बात भी बिल्कुल सही उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जब उनकी सरकार थी तो ये जाति जनगणना का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उनको माई समीकरण क्यों याद आता रहा? उनको बाकी पिछड़े युवक याद क्यों नहीं आए? लेकिन कुल मिलाकर के जो आपने राजनीति की बात की, राजनीति की बात यही है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास में है वो नाराज हो और वो टूटे और टूट करके हमारे पास में आए, जिसकी आज वो रणनीति बना रहे और जिसके लिए पूरे सदन में उन्होंने कार्रवाई में उन्होंने पूरा हंगामा भी। मुझे लगता है कि मुद्दा बिहार से शुरू किया गया। आरजेडी के नेताओं ने, वहां के मंत्री चंद्रशेखर यादव ने शुरू किया शूद्र शूद्र शूद्र, और यहाँ अखिलेश यादव लेकर उड़ गए और ये भाजपा के लिए मुश्किल बन रहा है। मैं फाइनल कमेंट के लिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। गोस्वामी जी, आपको जो विधानसभा कि आगे की विधानसभा का रूप रंग कैसा दिख रहा है? क्या चलने वाली है, नहीं चल पाएगी 6 तारीख तक? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति? क्योंकि योगी जी ने आज कहा कि वो मूल मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये सब फालतू की बकवास से कोई फायदा नहीं है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला है। गोस्वामी जी अनम्यूट करिए। मुझे लगता है कि गोस्वामी जी के नेटवर्क में कोई बाधा है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। फाइनल कमेंट आप। दुर्गेश जी, जहां तक विधानसभा चलेगी कि नहीं चलेगी, पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से तो जो जिस ढर्रे पे चल रही है वो यही है। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री बुलाते हैं, सहमत बनती है, लेकिन हंगामा कटता रहता है और विधानसभा में जन सरोकारों के मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस पर तो कोई बात कहना ही बेकार है। जब आपसी सहमत के बावजूद भी सदन न चले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये सभी सरकारों के साथ रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दुर्गेश जी जरूर कहूंगा कि आज जो जनगणना की बात हो रही है, तो वहां जहां एक तरफ आज की डिबेट को ही केंद्र में रख के बात करें, तो वहां जातिगत जनगणना को लेके एक पक्ष का ये कहना है कि इससे समाज बिखरेगा, दूसरे का ये कहना है कि जाति जब धार्मिक हो सकती है, SC/ST हो सकती है, तो फिर जातिगत क्यों नहीं हो सकती है? विडंबना देखिए और हास्यास्पद स्थिति देखिए। 2 चीजें, 1 सेकंड दे दीजिएगा। एक तो यह है कि सारे राजनीतिक दल मतलब जातिगत जनगणना से गुरेज करेंगे, मंत्रिमंडल के विस्तार में जातिगत जनगणना रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंटमेंट में उसमें रखेंगे, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा जातिगत समीकरणों के आधार पर होगा। ये सारी चीजें जातिगत आधार पर ही होंगी, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं होगी। दूसरी बात, समाजवादी विचारधारा के लोग जातिगत जनगणना की बात शुरुआत की है नीतीश जी ने बिहार से, और वही उसके जो पुरोधा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो हमेशा इस बात का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। जैसा कि शशांक जी ने कहा भी कि जाति हटा दीजिए, वो हमेशा कहते रहे कि अपने नाम क्या से। डॉक्टर लोहिया इस बात के लिए बराबर उन्होंने ये बात कही कि जाति हटा दीजिए, लेकिन जात किसी ने नहीं हटाई, ना मिश्रा ने हटाई, न पांडे ने हटाई, न विश्वकर्मा न यादव ने। वो वहां यादव जरूर लगेगा, विश्वकर्मा जरूर लगेगा और SC/ST जरूर लगेगा। तो विचारधारा तो अब कोई रही नहीं गई है। अब तो खाली सत्ता प्राप्त करने के लिए जनगणना होनी चाहिए, या दूसरा सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका।
रवि चौधरी आपका, शशांक यादव आपका, विजय खेरा जी आपका और राम लोटन निषाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यही है कि एक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं चाहता, दूसरे का ये आरोप है, और एक चाहता है कि यही जाति जनगणना सत्ता का साधन बने। अब देखने वाली बात होगी कि किसका हथियार किस पे चलता है, लेकिन निशाना सभी का 2024 है। अब बात चलते चलते की, और चलते चलते में एक राहुल गांधी के एक ट्वीट की बात करेंगे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर फिर अडानी को लेकर सीधा हमला किया है। ये यूं कह लें कि सीधे प्रधानमंत्री पर उन्होंने तंज कसा है। राहुल ने कहा है कि जादू वाला ये कैसा झोला है, फकीर का जादू झोले से एयरपोर्ट निकाला, अडानी के कब्जे में डाला, ये कैसा जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली, हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे। प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे।